हेलो दोस्तों, आपका एमपीपीएससी पाठशाला में स्वागत है और मैं हूं नीलू। हम पढ़ रहे हैं एमपीपीएससी मेंस 2024 और 25 के लिए निर्माण आईएएस की बुक उद्यमिता। यह एमपीपीएससी मेंस के प्रश्न पत्र 4 के खंड 2 के यूनिट 1 से संबंधित है। इसके तहत हम उद्यमिता की अवधारणा को कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उद्यमशीलता की प्रक्रिया। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हमारा अध्याय 2 होगा। इस अध्याय के अंतर्गत हम पढ़ेंगे उद्यमशीलता की प्रक्रिया, रचनात्मकता, नवाचार, सृजनशीलता, विचार सृजन, विचार जांच, विचार अनुवीक्षण, व्यावसायिक योजना, व्यावसायिक आयोजन की रूपरेखा, स्मरणीय तत्व और कुछ संभावित प्रश्नों को भी हम इसके अंतर्गत देखेंगे। उद्यमशीलता की प्रक्रिया किसी उद्यमी द्वारा शुरू किए जाने वाला कोई भी उद्यम अचानक से स्थापित नहीं किया जाता है, बल्कि वह एक विचार की प्रक्रिया से शुरू होकर उद्यम के स्थापित होने से लेकर बाजार में उसके उत्पाद की बिक्री तक की प्रक्रिया होती है। इस प्रक्रिया में एक उद्यमी विचार शून्य की स्थिति से आगे बढ़ते हुए एक नवाचार युक्त विचार को आत्मसात करता है और उसे मूर्त रूप देने के लिए निम्न प्रक्रिया के तहत एक नए उद्यम की शुरुआत करता है। इसके तहत अब हम देखेंगे व्यावसायिक विचार की खोज। उपक्रम क्यों प्रारंभ किया जाए या खोज। उद्यमी को सर्वप्रथम यह निश्चित करना पड़ता है कि वह उपक्रम क्यों शुरू करना चाहता है। उपक्रम प्रारंभ करने की प्रेरणा इन कारकों से मिल सकती है। अधिक धन कमाने की इच्छा के कारण, आत्मसंतुष्टि के लिए, व्यवसाय में ख्याति प्राप्त करने के लिए, समाज में सम्मान पाने के लिए, आत्मनिर्भरता या स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए, समाज की तकनीकी प्रगति के लिए, नवप्रवर्तन की इच्छा, समाज की सेवा करने की इच्छा, उच्च उपलब्धियों को प्राप्त करने की इच्छा। उपरोक्त कारणों के अलावा उद्यमी और किसी भी अन्य कारण से व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। व्यावसायिक विचार प्राप्त करने के स्रोत देखेंगे अब हम। तो कार्य वातावरण, सफल उद्यमी, व्यावसायिक पत्रिकाएं एवं व्यावसायिक प्रदर्शनियां, प्रबंध सलाहकार, साहसी पूंजी फर्में, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण एजेंसियां, क्षेत्रीय विकास एजेंसियां, सरकार गजट प्रपत्र, पेटेंट कार्यालय आदि। भारत में व्यावसायिक विचारों पर जानकारी देने वाली एजेंसियों को देखेंगे अब हम। तो जिला उद्योग केंद्र है, तकनीकी सलाह संगठन, उद्यमिता विकास केंद्र, लघु उद्योग सेवा संस्थान, अग्रणी बैंक, औद्योगिक विस्तार ब्यूरो, राष्ट्रीय औद्योगिक विकास निगम, खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग, आयुक्त कुटीर उद्योग, भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद, राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संगठन नई दिल्ली, राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान हैदराबाद, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी लखनऊ। अब अवसरों की खोज को देखेंगे हम। किसी भी व्यावसायिक उपक्रम को प्रारंभ करने के लिए रचनात्मक विचार की आवश्यकता होती है। विचार भी व्यावसायिक क्रियाओं को मूल आधार होता है। ठोस विचार के आधार पर ही किसी उपक्रम की स्थापना की जा सकती है। व्यावसायिक विचार में अनेक प्रकार हो सकते हैं, जैसे किसी भी नवीन खोज का व्यावसायिक उपयोग करना, नवीन प्राकृतिक स्रोतों की खोज करके उसके व्यावसायिक उपयोग का विचार, वर्तमान वस्तु में तकनीकी सुधार से वस्तु को अधिक उपयोगी बनाना, वैज्ञानिक परीक्षणों का व्यावसायिक उपयोग करना, वस्तु की किस्म, डिजाइन, पैकिंग आदि में सुधार करके उसे आकर्षक एवं सुविधाजनक बनाना, वस्तु के विक्रय संवर्धन की कोई नवीन विधि अपनाना, विचार की व्यवहारिकता एवं लाभप्रदता की जांच, विचारों का सामान्यीकरण व मूल्यांकन। मात्र किसी विचार के ही आधार पर व्यवसाय की स्थापना नहीं की जा सकती। हमें यह भी देखना पड़ता है कि उस विचार को व्यवहारिक रूप दिया जा सकता है अथवा नहीं, उस विचार में लाभ प्राप्ति के अवसर कितने हैं। यह भी देखना पड़ता है कि इनकी जांच इन घटकों के आधार पर की जाती है। स्वामित्व योग्यताओं की जांच, प्रारंभिक उत्पादन लागत, विपणन लागत, सरकारी नीति, तकनीक एवं प्रबंधकीय योग्यता, विकास लागत, प्रारंभिक ग्राहक, संभावित बाजार, उच्च सकल मार्जिन, समविच्छेद बिंदु के लिए आवश्यक समय। उपरोक्त घटकों के अलावा उद्यमी को प्रस्तावित वस्तु की मांग, उत्पादन विधि, यंत्र एवं उपकरण प्रतिस्पर्धा आदि बातों का विचार करके इसकी लाभदायकता की जांच करना चाहिए। विचार के लाभदायक प्रतीत होने पर ट्रेडमार्क को रजिस्टर करवाना, नए आविष्कार के पेटेंट अधिकार प्राप्त करना आदि कार्य भी उद्यमी को कर लेना चाहिए। संस्था के निर्माण का निर्णय। इस अवस्था में उपक्रम को एक संस्था का रूप देने के लिए उद्यमी को अनेक निर्णय लेने पड़ते हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। स्वामित्व का प्रारूप,
स्वामित्व का प्रारूप क्या होगा? जैसे एकाकी व्यापार, साझेदारी, कंपनी आदि। संस्था का आकार, स्वामित्व का आकार लघु स्तरीय होगा या दीर्घ स्तरीय। संस्था का स्वभाव, संस्था का स्वभाव कैसा होगा? जैसे निर्माणी, व्यावसायिक, वाणिज्यिक अथवा सेवा प्रदान करने वाली। उद्देश्य, संस्था का उद्देश्य भी स्पष्ट कर लेना चाहिए। व्यावसायिक सहयोग, यह भी निर्णय लेना चाहिए कि संस्था स्वयं के साधनों से स्थापित होगी अथवा अन्य संस्थानों का सहयोग प्राप्त होगा। संयोग तकनीकी, वित्तीय, प्रबंधकीय एवं अथवा विदेशी भी हो सकता है। संगठन संरचना का निर्माण, उपक्रम को वैधानिक रूप से संगठित करना। किसी भी उपक्रम को एकाकी व्यापार, साझेदारी, सहकारी संगठन अथवा संयुक्त पूंजी कंपनी के रूप में संगठित किया जा सकता है। हम संगठन का कोई भी प्रारूप अपनाएं, इसके लिए हमें अनेक वैधानिक कार्यवाही करनी पड़ती है। साझेदारी फर्म बनाने पर उसका पंजीयन कराना पड़ता है। साझेदारी संलेख तैयार करना पड़ता है। कंपनी होने पर समामेलन कराना पड़ता है। व्यवसाय करने का प्रमाण पत्र लेना पड़ता है। इसके अलावा भी अनेक वैधानिक कार्यवाहियाँ करनी पड़ती हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं: औद्योगिक लाइसेंस लेना, प्राप्य विवरण तैयार करना तथा सेबी द्वारा जांच, उद्योग निदेशालय में पंजीयन कराना, नगर पालिका से अनुमति प्राप्त करना, कारखाना अधिनियम के अंतर्गत पंजीयन कराना, आवश्यक मामलों में कंपनी विधानमंडल की अनुमति प्राप्त करना, आवश्यक मामलों में वित्त मंत्रालय की स्वीकृति प्रदान करना, अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना। इसके अंतर्गत उद्यमी को निम्न कार्य करने पड़ते हैं: औद्योगिक बस्ती में भूमि एवं भवन प्राप्त करना, भवन निर्माण की अनुमति प्राप्त करना, भवन निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री प्राप्त करना, यंत्र एवं मशीनें प्राप्त कर उन्हें स्थापित करना, कच्चे माल का प्रबंध, बिजली, पानी, संचार आदि की व्यवस्था, कर्मचारियों की पूर्ति, प्रशिक्षण, तकनीकी विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करना, निर्यात हेतु आवश्यक प्रबंधन करना, विभिन्न विशेषज्ञों को नियुक्त करना। अब प्रारंभिक समस्याओं का मूल्यांकन देखेंगे। अब हम कोई भी उद्यमी व्यवसाय प्रारंभ करने का निर्णय उस व्यवसाय में निहित जोखिम व प्राप्त प्रतिफल के आधार पर करता है। जोखिम अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे वित्तीय जोखिम, पेशे संबंधी जोखिम, व्यक्तिगत जोखिम आदि। वित्तीय जोखिम के अंतर्गत उद्यमी सर्वप्रथम यह देखता है कि उसकी पूंजी की लागत वसूल होगी अथवा नहीं। व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व प्रतिफल पर भी विचार करना पड़ता है। उद्यमी का प्रतिफल मौद्रिक अथवा अमौद्रिक दोनों ही प्रकार का होता है। व्यवसाय की सामान्य योजना का निर्माण अब हम देखेंगे। तो व्यवसाय शुरू करने से पूर्व उद्यमी द्वारा उसकी एक समग्र योजना तैयार की जाती है, ताकि व्यवसाय के लक्ष्यों की पूर्ति न्यूनतम साधनों के द्वारा अधिकतम कुशलता के साथ की जा सके। इस समग्र योजना के कुछ प्रमुख अंग निम्न हैं। पहला है उत्पाद नियोजन। इसमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखा जाता है: वस्तु की आकर्षक डिजाइन, आकार एवं श्रेष्ठ किस्म, वस्तु के टिकाऊपन, सरल उपयोग विधि, कल पुर्जों की सहज उपलब्धता आदि, वस्तु का आकर्षण, नाम, ब्रांड, लेबल एवं उत्तम पैकेजिंग, उपयुक्त मूल्य। संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन इसके प्रमुख अंग हैं। तो इसके प्रमुख अंग क्या होंगे संयंत्र एवं उत्पादन नियोजन के? तो संयंत्र के स्थल का चुनाव, यंत्रों, प्रतिविधियों एवं अन्य सेवाओं की व्यवस्थित योजना बनाना, उत्पादन प्रणाली की योजना बनाना। अब लागत नियोजन में देखेंगे, इसके अंतर्गत उत्पादन लागत के प्रारंभिक अनुमान तैयार किए जाते हैं। वस्तु के निर्माण लागत के अनुमान लगाए जाते हैं। लागत नियोजन के अंतर्गत लागत नियंत्रण की विभिन्न विधियों का निर्धारण भी आवश्यक होता है। प्रतिस्पर्धा को देखते हुए वस्तु की लागत क्या रहनी चाहिए, उत्पादन का पैमाना कितना होना चाहिए आदि बातों पर विचार किया जाता है तथा लागत प्रमाप निर्धारित किए जाते हैं। संगठनात्मक नियोजन या योजना बनाना, एक उद्यमी को व्यवसाय प्रारंभ करने से पूर्व अपनी संस्था के संगठन ढांचे के बारे में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ते हैं। इसमें कार्यकारी अधिकारियों की संख्या, स्थिति, पद, अधिकार, उत्तरदायित्व, पारस्परिक संबंध आदि घटकों का विचार करके संगठन संरचना तैयार की जाती है। इसके कर्मचारियों के पारिश्रमिक का भी निर्धारण करना होता है। विपणन नियोजन, उत्पादन का विक्रय के साथ तालमेल रखना भी बहुत ज़रूरी रहता है। इसके लिए ही विपणन नियोजन करना पड़ता है। इसके प्रमुख अंग हैं तो कीमत का उचित निर्धारण, माल के वितरण के लिए वितरण वाहिकाओं का विचार, विक्रय संवर्धन। इसके बाद हम देखेंगे अब हम वित्त व्यवस्था या स्टार्टअप के लिए पूंजी संग्रह। हम व्यवसाय या उद्यम की कोई भी योजना बना लें, बिना वित्त के वह अधूरी है। अतः वित्त की व्यवस्था करना एक आवश्यक कार्य है। एक उद्यमी को वित्त स्रोतों व साधनों से वित्त एकत्रित करना होता है।
वित्तीय स्रोतों को हम निम्न दो भागों में बांट सकते हैं। पहला है स्वामित्व पूंजी। इसके अंतर्गत मुख्य रूप से अंश पूंजी को सम्मिलित किया जाता है। कंपनियों में यह पूंजी अंशधारियों द्वारा विनियोजित की जाती है। साझेदारी फर्म के स्वामित्व पूंजी साझेदारों द्वारा तथा एकाकी व्यापार में यह पूंजी एकाकी व्यापारी द्वारा लगाई जाती है। कंपनी में अंश पूंजी प्राप्त करने से पूर्व एक प्राविवरण जारी किया जाता है। वैसे अंश पूंजी में समता अंश पूंजी एवं पूर्वाधिकार अंशों को सम्मिलित किया जाता है, लेकिन हमारे देश में कंपनियों द्वारा जनता को समता अंश ही अधिकतर जारी किए जाते हैं। नेक्स्ट है ऋण पूंजी। व्यवसायिक उपक्रम ऋण पूंजी भी प्राप्त करते हैं। कंपनियां ऋण पूंजी प्राप्त करने के लिए जनता को ऋण पत्र भी जारी करता है, जिन पर एक निश्चित प्रतिशत ब्याज एक निश्चित अवधि के अंतर से दिया जाता है। यह परिवर्तनशील या अपरिवर्तनशील भी होते हैं। साझेदारी फर्म एवं एकाकी व्यापार में मित्रों तथा सहयोगियों से भी ऋण पूंजी प्राप्त की जाती है। बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों से अनेक बार संपत्तियों की जमानत पर भी ऋण प्राप्त किए जाते हैं। सार्वजनिक धन जमा को स्वीकार करके भी पूंजी प्राप्त की जा सकती है। एक उद्यमकर्ता बैंकों, वित्तीय संस्थानों, लघु उद्योग विकास निगम आदि से भी ऋण प्राप्त कर सकता है। अब हम देखेंगे व्यवसाय का प्रारंभ या स्टार्टअप। स्थापना संबंधी सभी कार्यवाहियां पूरी होने के बाद उद्यमी अपना व्यवसाय प्रारंभ कर सकता है। कंपनी की दशा में व्यवसाय आरंभ करने के लिए रजिस्ट्रार से अलग से एक व्यवसाय आरंभ करने का प्रमाण पत्र लेना होता है। निर्माणित संस्थाएं सबसे पहले अपना उत्पादन कार्यक्रम तैयार करके उसके अनुसार उत्पादन की गतिविधियां शुरू कर देती हैं। इसमें कच्चा माल क्रय करना, मजदूरों की भर्ती करना, तकनीकी सेवाएं प्राप्त करना आदि प्रमुख हैं। विक्रय संवर्धन एवं विज्ञापन का कार्य भी करना पड़ता है। कंपनी को अपने रजिस्टर्ड कार्यालय में अनेक वैधानिक पुस्तकें तैयार करनी पड़ती हैं। सदस्यों के रजिस्टर तैयार किए जाते हैं। अंशधारियों को अंश प्रमाण पत्र आदि तैयार कर भेजने पड़ते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे विकास। नए आयामों और योजनाओं को अपनाकर उद्यमी अपने व्यवसायिक उपक्रम का विकास कर सकते हैं। फिर है उपज। व्यावसायिक उत्पाद को अधिक लोगों को बेचते हुए अधिक लाभ कमाना तथा इसके साथ नए उद्यम व नई चुनौतियों का सामना करना है। अब हम रचनात्मकता देखेंगे। रचनात्मकता सफल उद्यमियों के लिए महत्वपूर्ण दक्षताओं में से एक है, जिसमें नए विचार, नए समाधान उत्पन्न करने, नए परिप्रेक्ष्य देखने और नवाचार में निरंतरता सफलता के लिए उद्यमी के आत्मविश्वास देने की क्षमता है। रचनात्मकता को उन विचारों, विकल्पों या संभावनाओं को उत्पन्न करने या पहचानने की प्रवृत्ति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जो समस्याओं के समाधान, दूसरों के साथ संवाद करने तथा स्वयं और दूसरों को सुविचारित करने में उपयोगी हो सकते हैं। उक्त परिभाषाओं के विश्लेषण से पता चलता है कि रचनात्मकता का अर्थ है विचारों की उत्पत्ति और मान्यता, समस्याओं के समाधान के लिए विकल्पों का विकास, दूसरों के साथ संवाद, अपना सुविचार करना या दूसरों का सुविचार करना। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे किसी तरह कुछ नया और मूल्यवान मूर्त या अमूर्त उत्पाद जैसे विचार, कृतियाँ इत्यादि बनता है। रचनात्मकता क्षमता आमतौर पर सीमित नहीं होती, जो उपयोग के साथ समाप्त हो जाती है। यह नवीन, विशिष्ट और अनसुलझे उपयोग संयोग उत्पन्न करने की क्षमता के बारे में है। अधिकांश सफल उद्यमी समस्याओं को बेहतर तरीके से संबोधित करने या अनसुलझी समस्याओं को हल करने के लिए नए विचारों, नए संसाधनों और नए तरीकों के साथ आते हैं। यह संगठनों, संरचनाओं, पेशों, साझेदारियों को उद्यमिता के अतिरिक्त या बाहरी प्रक्रियाओं के प्रबंधन, संसाधन प्रबंधन और अन्य पहलुओं को रचनात्मक तरीके से सोचने में मदद करता है। ये प्रक्रियाएं उद्यम को लाभप्रद स्थिति प्राप्त करने में मदद करती हैं और फिर उद्यम को एक विभेदन और बढ़त के साथ अपने प्रतिस्पर्धियों की तुलना में लाभप्रद स्थिति में रखती हैं। रचनात्मकता की परिभाषा देखेंगे। जोसेफ शुम्पीटर ने पुरानी विधियों को सिरे से त्याग कर उनके स्थान पर नई विधियों को अपनाने का अपना आर्थिक सिद्धांत रचनात्मक खंडन प्रस्तुत किया। ड्रेव डाहल का कहना है कि रचनात्मकता किसी व्यक्ति में व्याप्त नई अथवा नवीन रचनाओं, उत्पादों या विचारों की उत्पत्तियों की वह क्षमता है जो पूर्व में निर्माताओं को ज्ञात नहीं होती है। निष्कर्षतः रचनात्मकता उन विचारों की प्रस्तुति की क्षमता है जो नए होने के साथ साथ भिन्न प्रकार की सोच से उत्पन्न होती है। रचनात्मकता के विलक्षण देखेंगे तो सबसे पहले है कल्पनाशीलता। रचनात्मकता सोच की शुरुआत कुछ नया करने की कल्पना से होती है, जो ना तो
कहीं विद्यमान है और ना ही इसके बारे में किसी को कोई जानकारी भी थी, इसलिए कल्पनाशीलता को पहले स्थान पर रखा जाता है। उद्देश्यपरकता, रचनात्मक कल्पना के लिए व्यवसाय के किसी उद्देश्य लक्ष्य का होना अत्यावश्यक है। मौलिकता का अर्थ है आविष्कार करने अथवा स्वतंत्र रूप से विचार करने एवं रचनात्मकता कार्य करने या कुछ नई असामान्य गुणवत्ता की उत्पत्ति करने की क्षमता है। मूल्यपरकता, इसका अर्थ है कि उत्पादक या परिमाण या परिणाम सराहनीय गुणों से युक्त होने के साथ साथ विशेष मौलिक मूल्य से संपन्न होते हैं। क्षमता, कुछ नया करने की कल्पना या आविष्कार करने की क्षमता होना। इसके लिए केवल योग्यता होना ही पर्याप्त नहीं, अपितु इसके लिए किसी कार्य विशेष को फलदायक स्वरूप में करने का कौशल भी आवश्यक है। रचनात्मकता के अपेक्षिक घटक देखेंगे हम। सबसे पहले है ज्ञान, अभिप्रेरणा, आकांक्षा और निज अनुशासन। ये रचनात्मकता के 4 घटक हैं। सबसे पहले हम देखेंगे ज्ञान के आधार पर समस्याओं और उनके संभावित संसाधनों के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। इससे समस्याओं को हल करने में सहायता होती है। अभिप्रेरणा, उद्यमशीलता के उद्देश्य से रचनात्मकता के लिए आंतरिक प्रेरणा और बाह्य प्रेरणा आवश्यक है। इससे भौतिक परिणाम प्राप्त होते हैं, जबकि आंतरिक प्रेरणा का संबंध सीधा लक्ष्य से जुड़ा होता है। आकांक्षा, उद्यमी के विचारों में आकांक्षा का समावेश अवश्य होना चाहिए और यह उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जोखिम उठाने के लिए तत्पर होना चाहिए। नेक्स्ट है निज अनुशासन, विफलता और अस्वीकृति की स्थिति का नियंत्रण करने एवं उससे उभरने की क्षमता अत्यंत महत्वपूर्ण है। उद्यमिता के लिए रचनात्मकता की आवश्यकता देखेंगे अब हम। तो अपने उत्पाद को किसी प्रकार अन्य के मुकाबले उत्तम बना सकते हैं। ऐसे सभी प्रश्नों के उत्तर रचनात्मकता एवं नवोपाय से प्राप्त हो सकते हैं। रचनात्मकता और उद्यमशीलता साथ साथ चलते हैं। यह दोनों ही एक दूसरे के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक के बिना दूसरे की सफलता की गारंटी नहीं की जा सकती है। नवोपाय को प्रोत्साहन, साधारण शब्दों में नवोपाय का अर्थ आविष्कार या व्यवसायीकरण से है। किसी भी संगठन की सफलता के लिए रचनात्मकता को यदि हम हृदय मानते हैं तो नवोपाय को ऑक्सीजन माना जाना चाहिए। कोई भी अनूठा विचार आविष्कारक माना जा सकता है, परंतु कोई ऐसा विचार जो अनूठा होने के साथ साथ उपयोगी भी है तो वह नवोपाय है। उच्चतर और समग्र क्षमता की कुंजी, संगठन में रचनात्मकता प्रवृत्ति वाले व्यक्ति होना आवश्यक है। उनकी प्रतिभा को सही ढंग से निखार कर उनके कौशल का सदुपयोग किया जा सकता है। विचारोत्पत्ति को प्रोत्साहन करना, विचार उत्पत्ति रचनात्मकता की पूर्व आवश्यकता है। विचार तब निखर कर उभरते हैं जब ये अत्यधिक ध्यान केंद्रण एवं अनुशासित ढंग से किए जाते हैं। दायरे के बाहर की विचारोत्पत्ति, सर्वाधिक नई खोजें तब होती हैं जब 2 या 2 से अधिक असंबंधित विषय सकारात्मक विचार के साथ किसी कार्य का संपादन एकजुट करते हैं। उत्पादकता संवर्धन में सहायक, रचनात्मकता से नवीन प्रकार के उत्पादों और सेवाओं की उत्पत्ति होती है, जिससे बाजार में मांग बढ़ती है, जो उत्पादकता बढ़ाने में भी सहायक होती है। कर्मचारियों में व्याप्त संभावनाओं का दोहन, चूंकि कर्मचारी में रचनात्मकता स्तर पर कई संभावनाएं विद्यमान होती हैं, अतः कर्मचारी को रचनात्मक कार्यों के प्रति प्रेरित करके संगठन उनमें व्याप्त संभावनाओं का दोहन कर सकते हैं। रचनात्मकता का विकास, रचनात्मकता अक्षय संसाधनों से युक्त एक आंतरिक विशेषता है जिसे कभी भी ट्रैप करके कुछ नया सीखा जा सकता है। हम सभी रचनात्मकता क्षमता और विचार प्रक्रिया के साथ पैदा हुए हैं और अपनी इन क्षमताओं का विकास एवं अपनी इन क्षमताओं की सुदृढ़ता की प्राप्ति हम स्वयं कर सकते हैं। नए कौशलों को समझकर अथवा अपने मस्तिष्क में अलग ढंग से विचार करने की क्षमता उत्पन्न करने का अभ्यास करके रचनात्मक कार्य किए जा सकते हैं। अधिक धन उत्पत्ति, रचनात्मकता से प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, जिसके परिणाम स्वरूप ग्राहक संतुष्टि में बढ़ोतरी होने से व्यवसाय का टर्नओवर भी बढ़ता है। बाजार में अधिक हिस्सेदारी, उत्पादों एवं सेवाओं के साथ साथ व्यवसाय में अनुभव का भी मोल होता है, जिससे बाजार में हिस्सेदारी बढ़ती है, अर्थात बाजार में होने वाली कुल बिक्री में उद्यम की बिक्री की हिस्सेदारी अधिक हो जाती है। रचनात्मकता में बढ़ोतरी करने की विधियाँ, रचनात्मकता की विधियों के अंतर्गत विचार उत्पत्ति, रचनात्मकता एवं विचारों को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने की विधि के लिए अपेक्षित साधन एवं अनेक विधियाँ सुझाई जाती हैं। किसी व्यक्ति अथवा समूह में रचनात्मकता की शक्ति की उत्पत्ति नीचे प्रस्तुत कुछ महत्वपूर्ण विधियों से की जा सकती है। विचार मंथन, इस विधि का विकास एलेक्स एफ ओसबर्न द्वारा वर्ष 1957 में किया गया था। विचार मंथन का अर्थ किसी समूह में व्यक्तियों द्वारा किसी प्रकार की आलोचना के बिना किसी समस्या के समाधान के लिए गुणों एवं अवगुणों का मूल्यांकन करके अनेक फलकारक विचारों की उत्पत्ति करना है।
ऐसा समूह में शामिल सदस्यों द्वारा समूह के अध्यक्ष के साथ सक्रिय सहकारिता से किया जाता है। प्रस्तुत विचारों में से गैर उपयोगी विचारों को हटा दिया जाता है तथा शेष ऐसे सभी विचारों की एक विस्तृत सूची तैयार करते हैं जिसके संबंध में आगे विचार किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रत्येक विचार के संबंध में उसके उद्देश्यपरक होने, समस्या के समाधान करने के योग्य होने, किसी प्रकार की नई समस्या उत्पन्न न करने, विद्यमान व्यवस्थाओं के अनुकूल होने तथा उससे प्रतिफल प्राप्त हो सकने जैसे मुद्दों पर विचार किया जाता है। इस प्रकार की सामूहिक विचार मंथन की विधि का उद्देश्य एक दूसरे से प्राप्त जानकारी को इनपुट मानकर आगे की प्रक्रिया की दिशा निर्धारित करना है। विचार मंथन नीचे प्रस्तुत विधियों से किया जा सकता है। सबसे पहले स्कैम्पर। इस विधि का विकास माइकल को द्वारा किया गया था। इस विधि के अंतर्गत नव विचार की उत्पत्ति नीचे दी गई सूची के अनुसार प्रक्रिया से की जाती है। इसमें एस का अर्थ है सब्स्टिट्यूट अर्थात विकल्प, जिसका अभिप्राय यह है हम घटकों, सामग्रियों, व्यक्तियों में किसी प्रकार का परिवर्तन कर सकते हैं। सी का अर्थ है कंबाइन अर्थात मिश्रण, जिसका अभिप्राय यह ज्ञात करता है कि क्या हम अन्य प्रकार के संयोजन अथवा सेवाओं अथवा पूर्णताओं का मिश्रण कर सकते हैं। ए का अर्थ है एडॉप्ट अर्थात अंगीकार करना, जिसका अभिप्राय यह है कि क्या हम कोई परिवर्तन, किसी प्रक्रिया में बदलाव अथवा किसी अन्य तत्व का उपयोग कर सकते हैं। एम का अर्थ है मैग्नीफाई अर्थात वृद्धि करना, जिसका अभिप्राय है कि क्या हम इसे संबंधित आकर्षकों के साथ बड़ा, लंबा, ऊंचा, अत्युक्ति का स्वरूप दे सकते हैं। एम का अर्थ है मॉडिफाई अर्थात बदलाव करना, जिसका अभिप्राय है हम इसके स्तरों को कम कर सकते हैं, स्वरूप को बदल सकते हैं, लक्षण जैसे कि रंग में बदल सकते हैं। पी का अर्थ है पुट टू अनदर यूज अर्थात किसी अन्य आशय से उपयोग, जिसका अभिप्राय है क्या हम इस उत्पाद का उपयोग किसी अन्य आशय से कर सकते हैं। ई का अर्थ है एलिमिनेट अर्थात समाप्त करना, जिसका अभिप्राय है कि क्या हम इसके आकर्षण समाप्त कर सकते हैं तथा इसे सरल बना सकते हैं। उदाहरण ऑटो फोकस कैमरा। आर का अर्थ है रीअरेंज अर्थात पुनः व्यवस्थित करना, जिसका अभिप्राय है कि क्या हम इसके फीचर्स को पुनः व्यवस्थित करके उसके परिणाम देख सकते हैं। उदाहरण टाटा नैनो का इंजन उसके पृष्ठ भाग में है। आर का अर्थ है रिवर्स अर्थात विपरीत प्रक्रिया करना, जिसका अभिप्राय है क्या हम जो प्रक्रिया कर रहे हैं उसकी विपरीत प्रक्रिया कर सकते हैं। अब रोड ब्रिज देखेंगे हम। एक भीड़ भाड़ वाले रोड ब्रिज का उदाहरण लेते हैं जो मंथन सत्र का एक अच्छी थीम बन सकती है। यातायात और प्रवाह प्रक्रिया के बीच अनेक विचारणीय समानताएं हैं। सड़क यातायात की समस्याओं के बारे में ये विचार करके जब हम समाधान खोजते हैं तो हमारा ध्यान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं पर्यावरण के कारकों की ओर भी चला जाता है। निम्नलिखित प्रकार के अनेक समाधान हमें सूझते हैं। यातायात के प्रवाह में तेजी लाएं, यातायात का मार्ग परिवर्तन कर दें। 6 विचारशील हेट। इस तकनीक का निर्माण एडवर्ड डे बोनो द्वारा किया गया था। इस तकनीक में किसी समस्या अथवा किसी अवसर के बारे में एक दृष्टिकोण से नहीं बल्कि 6 अलग अलग दृष्टिकोण से विचार करने की विधि बताई गई है। इस तकनीकी में लोगों को अलग अलग रंग की टोपियां पहनने के लिए कहा जाता है और अपनी टोपी के रंग के आधार पर विचार करने और अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए कहा जाता है। ऐसा करके किसी समस्या अथवा अवसर के साथ भिन्न पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों के मध्य व्याप्त असहमतियां आड़े नहीं आ पाती हैं। टोपी और टोपी के रंग निम्नानुसार प्रतिनिधित्व करते हैं। सफ़ेद टोपी तटस्थता की प्रतीक। सफ़ेद टोपी पहनने वाले व्यक्ति उपलब्ध आंकड़ों पर ध्यान केंद्रित करता है। ऐसा विचार इन विचारधाराओं का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है जो ऐसी ही किसी समस्या के लिए पूर्व काल में विचार में लाई गई। लाल टोपी अग्नि उत्कंठा का प्रतीक है जो किसी समस्या का समाधान संवेदनाओं, भावनाओं, सहज ज्ञान के साथ विचार करने के लिए है। काली टोपी सजगता का प्रतीक। यह रंग विवेचना के साथ कानूनी, न्यायिक, नैतिक ढंग से विचार करने के लिए है। इसके अंतर्गत उन सभी ख्वाब बिंदुओं को विचार में लाया जाता है जो उपयोग हो सकते हैं अथवा उपयोग नहीं हो सकते। इनके अंतर की जाने वाली प्रक्रिया को कड़क एवं लचीला बनाना पड़ता है। पीली टोपी आशा का प्रतीक। यह रंग आशावादी प्रतिक्रिया, सकारात्मकता, लाभ इंगित करने के लिए आशावादी दृष्टिकोण के साथ प्रोत्साहन का भाव उत्पन्न करता है। हरी टोपी विकास,
हरी टोपी विकास जो रचनात्मकता का प्रतीक है, इसके लिए इसके अंतर्गत किसी समस्या का समाधान रचनात्मक सोच से किया जाता है। नीली टोपी प्रक्रिया नियंत्रण के उद्देश्य से आकाश का प्रतिनिधित्व करती है, जो ऐसी बैठकों के आयोजक पहनते हैं तथा शेष उपस्थित व्यक्तियों की अगुवाई करते हैं। प्रत्येक को समान समय देते हैं एवं प्रस्तुत विचारों को ध्यान में रखकर सर्वसम्मति स्थापित करते हैं। माइंड मैपिंग, यह तकनीक टोनी बुजार द्वारा विकसित की गई थी। इसे विचारधारा एवं ध्यान केंद्रण बिंदुओं को निरंतर टी डायग्राम पर नोट किए जाने वाले स्पाइरल डायग्राम भी कहा जाता है। माइंड मैप किसी कागज अथवा सफ़ेद बोर्ड पर बनाए जाते हैं, जिसका प्रारंभिक बिंदु एक बड़े कागज या सफ़ेद बोर्ड के केंद्र में लिखा गया केंद्रीय विचार होता है, जो उस विषय का प्रतिनिधित्व करता है जिसके लिए माइंड मैप तैयार किया जाना है। इसके पश्चात प्रमुख विषय का प्रतिनिधित्व इस वृक्ष के रूप में करते हुए वृक्ष की अलग अलग विस्तारित शाखाओं में विषय से संबंधित उप विषय लिख दिए जाते हैं। इस प्रकार आगे उप विषय जोड़े जाते हैं और अगले स्तरों पर अच्छी उपशाखाएं इनमें जोड़ दी जाती है। इसके अलावा इसी तरह के उप विषयों और अगले स्तरों को सूक्ष्म उपशाखाओं को जोड़ता रहता है। विचारों को एक से अधिक स्थानों पर रखा जा सकता है और फिर इसकी परस्पर संबद्धता को दर्शाया जा सकता है तथा इसके लिए रंगीन पेंसिलों के उपयोग से रिश्तों को देखने के लिए जोड़ा जा सकता है और रंग पेंसिल का उपयोग करके इसके परस्पर संबद्धता की कड़ी को आगे दर्शाया जा सकता है। नेक्स्ट है पार्श्व सोच। इसकी अभिवृद्धि 1967 ईस्वी में एडवर्ड बोनो द्वारा की गई थी, जिसमें किसी समस्या के समाधान के लिए गैर पारंपरिक विधियों के बारे में बताया गया है। इसके अंतर्गत श्रोताओं से किसी भी समस्या के समाधान के लिए पूर्व काल में विभिन्न परिस्थितियों के समान प्रकार की समस्याओं पर किए गए विचारों पर विचार करने के लिए कहा जाता है। इस प्रकार पार्श्व सोच का अर्थ पारंपरिक विधियों एवं धारणाओं के उपयोग के बिना समस्याओं का समाधान खोजना है। इस विधि से समस्याओं का निवारण प्रत्यक्ष एवं रचनात्मक दृष्टिकोण के माध्यम से किया जाता है। अब नेक्स्ट है नवाचार। नवाचार की प्रक्रिया है। इन सभी को, ये चैप्टर बहुत थोड़ा बड़ा है तो इनको हम 2 पार्ट्स में देखेंगे। तो ये नवाचार से लेकर के जो पूरा है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर करेंगे। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।